So let's start with the discussion of PYQ of molecular basis of inheritance. Okay, जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर है ये. तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज 2022 का. ओके, क्या बोल रहा है? चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. ओके, यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, heterochromatin is transcriptionally active, histone octamer is wrapped by negatively charged DNA in a nucleosome, histone is rich in lysine and arginine, a typical nucleosome contains 400 by nucleotide, 400 of DNA helix, 400 bases आना चाहिए. ओके, इसमें से करेक्ट क्या है? देखो, यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड, इट इज करेक्ट. यस, यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड. और दूसरा क्या है इसके बाद? यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, सो इट इज रॉन्ग ओवर हियर. सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो सेकंड आपको किधर भी ऑप्शन में नहीं दिखना चाहिए. ओके, क्योंकि सेकंड हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव एंड डेंसली पैक्ड. ओके, हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए, करेक्ट है. फिर हिस्टोन आर रिच इन लाइजिन आर्जिनिन, ये भी करेक्ट है. अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 होते हैं, ये नहीं होता है, 200 न्यूक्लियोटाइड्स होता है. सो आपका फिफ्थ वाला भी रॉन्ग हो गया है. तो फिफ्थ शुड ऑल्सो बी नॉट देयर इन द ऑप्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है यहाँ पे. ओके, 1 3 4 बाय ऑप्शन एलिमिनेशन. If the length of a DNA molecule is 1.1 meter, what will the approximate number of base pairs? Okay, देखो 2.2 meters में 2.2 meters का लेंथ का DNA में कितने बेस पेयर्स रहते हैं? वी नो कि हमारे DNA का लेंथ कितने? 2.2 मीटर्स. तो 2.2 मीटर के लेंथ में कितने ये रहते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स रहते हैं टोटली. और हमारे जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स रहते हैं. ओके, इसका ही आधा. तो अगर हम लोग ने लेंथ ऑफ डीएनए आधा कर दिया तो उसमें कितना आ जाएंगे? इसका आधा आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स. और कुछ नहीं, इसमें लेंथ आधा कर दिया. इसमें हम लोग क्या कर, देखो दोनों में फ़र्क क्या है? ये जीनोम वाले डीएनए में और इसमें फ़र्क क्या है? देखो, पहले समझो कि डीएनए कुछ इतना था. ओके, दिस वाज द लेंथ ऑफ 2.2 मीटर्स. ओके, अगर हम लोग ने इसको आधा कर दिया तो जितना इसमें ये था उतना ही इसमें जाएगा. ओके, ऑब्वियसली जितने बेसिस इधर है उतने बेसिस, क्योंकि चारगाफ्स रूल एप्लीकेबल है. तो इधर भी 3.3, इधर भी 3.3. अगर हम लोग ने एक स्ट्रैंड निकाल दिया तो इसमें कितना बेस पेयर्स रहेंगे? इसमें भी रहेंगे 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स. ओके, एक स्ट्रैंड में भी उतने बेस पेयर्स रहेंगे, क्योंकि जीनोम वाले की बात कर रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर. 10 E. coli cells of 5NS DNA, double-stranded DNA, are incubated in a medium containing N nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally free from 5N? इस क्वेश्चन के लिए आपको सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो डीएनए रेप्लिकेशन का है उसको यूज़ करना पड़ेगा. कैसे करेंगे हम लोग उसको? देखो, उसमें उन लोग ने अलग ये किया था, नाइट्रोजन के 14 और 15 वाले आइसोटोप्स को यूज़ किया था. इन लोग ने 5N और N यूज़ कर लिया, कोई फ़र्क नहीं है. हमारे पास जो ई कोलाई है, समझो हम लोग 10 ई कोलाई है ना, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे. ये याद रखना, 10 ई कोलाई को मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही 5 वाले हैं. देखो, इधर बोले 60 मिनट्स, और हमें पता है ई कोलाई के एक साइकिल एक डेप्लीकेशन को कंप्लीट होने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो एक स्ट्रैंड इधर आ जाएगा, एक स्ट्रैंड इधर, दूसरा वाला एक 5 का रहेगा और एक नॉर्मल वाला आ जाएगा. नॉर्मल है ना, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ. ओके, इसके 2 स्ट्रैंड्स बनेंगे, इनके वापस 2 होंगे. तो ये एक जनरेशन होगा 20 मिनट्स में, सेकेंड जनरेशन अनदर 20 मिनट्स. हियर इट वुड बी 5, एक 5 वेट, यहाँ पे ये 5 नहीं आएगा, क्योंकि देखो क्या होगा, एक स्ट्रैंड 5 वाला इधर जाएगा, एक नॉर्मल वाला इधर आएगा, फिर एक नॉर्मल जुड़ जाएंगे उसको. तो ये नॉर्मल है, ये आइसोटोपिक है. वापस और एक बार करोगे इन लोग का, तो क्या होगा? देखो, इसमें से जो भी बनेगा, इसमें से और ये सेकेंड वाले में से, इनमें सब नॉर्मल वाले रहेंगे. तो 4 नॉर्मल. इन्होंने क्या पूछा है? फ्री फ्रॉम 5N, मतलब 5N नहीं होना चाहिए. तो 4 तो हो गए हमारे पास, बट इसमें से भी एक आएगा, क्योंकि एक 5N इधर जाएगा, एक नॉर्मल इधर जाएगा. तो 5 वाले के पास और एक आ जाएंगे और एक नॉर्मल आ जाएगा. इधर भी सेम, एक नॉर्मल, एक 5N, इधर भी नॉर्मल स्टैंड आएगा और एक नॉर्मल. तो टोटली हमारे पास 6 आ गए हैं.
बट हमें एक के लिए पूछा था क्या, नहीं 10 के लिए पूछा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो सारे, मतलब ये 1 था ना पहले, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर, तो प्रोडक्ट को भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो 60 सेल्स वुड बी द आंसर। ओके, कैसे करना है समझा? ऐसे ही करना है एग्जाम में भी आपको, और इतना कुछ मुझे ट्रिक पता नहीं, आई विल डू लाइक दिस ओनली टू सेव टाइम। ओके, फटाफट हो जाएगा। Next question, an adenine, if adenine makes 30% of the DNA molecule, what is the percentage of thymine, guanine and cytosine? तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि बेस पेयरिंग याद होनी चाहिए, कभी कभी बॉन्ड्स भी पूछ लेता है, तो हमें क्या याद रखना है, ATCG ऐसे याद रखना है, एट चर्च गेट, AT एट चर्च गेट, ये याद रखना है। तो ए ऊपर वाला डबल बॉन्ड, नीचे वाला ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा, बस ये आपके 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो ए के साथ टी पैर करेगा तो जितना ए है उतना ही टी होगा, तो एडेनिन 30 है तो गुआनिन, सॉरी थायमीन भी 30 ही होगा। ओके, तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी ये तो हो ही जाएंगे क्योंकि ये दोनों मिला के 60 हो गए, तो 40 बचा, तो आपस में डिवाइड हो जाएंगे 20-20। ऑप्शन नंबर डी, एक छोटे से कंसेप्ट से आपको याद आ गया। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज साइड चेन और पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन। करेक्ट है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज डीएनए है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तभी तो अट्रैक्ट करके इन लोग आपस में मतलब दोनों आपस में कॉइल्ड रहेंगे। ओके, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। pH of histone is slightly acidic. Histones are rich in amino acid lysine and arginine. Lysine and arginine are basic amino acids, क्योंकि देखो अगर ये एसिडिक रहता तो एसिडिक अमाइनो एसिड रहते थे, ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, ये सब एसिडिक है, तो ये एसिडिक तो नहीं है, क्योंकि देखो हमारा डीएनए का जो भी नेचर है उसका ऑपोजिट रहना चाहिए हिस्टोन का, ताकि इन लोग अट्रैक्ट कर सके और आपस में मिल सके। समझो ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो दे वोंट इंटरैक्ट। दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है तो रिपेल करेंगे, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है तो रिपेल। तो हमें पता है डीएनए में नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है, उस पर फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, PO4 माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज है मॉलिक्यूल, इतना हमें पता है नेगेटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ये एसिडिक है, हमें ये भी पता है क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड से बना है ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, तो ये बेसिक होना चाहिए, इसीलिए इसमें बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन आर प्रेजेंट। तो सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया, दीज आर एसिडिक इन नेचर। ओके, इन द polynucleotide chain of DNA, a nitrogenous base is linked to the OH of। नाइट्रोजनस बेस किसको लिंक होता है, नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, 5th कार्बन से आपका फॉस्फोरस जुड़ता है। ओके, ये याद रखने वाली चीज़ है। If the distance between two consecutive base pair is 0.3 and the total number of base pairs in the DNA molecule is this and this, okay, इतना बेस पेयर्स है हमारे लेंथ ऑफ डीएनए में, एक के बीच में इतना द लेंथ ऑफ द डीएनए वुड बी। देखो ये आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट आपको पता है कि ये तो नॉर्मल बेस पेयरिंग दिया है और नॉर्मल जीन दिया है, तो नॉर्मल ही लेंथ होगा जो कि 2.2 है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। समझो अगर इन लोगों ने दिया, ये तो हमें पता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव बेसिस के बीच में 0.34 नैनोमीटर या आप बोल सकते हो 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है, या आप बोल सकते हो ओके 0.34 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये भी आप बोल सकते हो। बट अगर आपको समझो इन लोग ने बोला रहेगा कि हाइपोथेटिकल डीएनए में इतना कुछ रहता है 468 एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर एंड द नंबर ऑफ बेस पेयर्स, तभी आपको कैलकुलेट करना पड़ता था। बट मेरे हिसाब से इसमें क्योंकि ये नॉर्मल जो कि हमारे डीएनए के लेंथ कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स में जितना लेंथ रहता है वही दिया है और उतने ही बेस पेयर्स दिए, तो उसमें कैलकुलेट करने वाली कोई चीज़ नहीं है। 2.2 डायरेक्ट टिक कर दो, वही राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अगेन, एडेनिन pairs with thymine through one bond। देखो अभी मैंने बोला कि ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, ATGC एट चर्च गेट 2 और 3, AT के बीच में 2, CG के बीच में 3, बस इसके बेसिस पे आप देखो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। एडेनिन थाइमिन से पैर करता है, ये ठीक है, बट नॉट विथ 1 बॉन्ड, इट इज डबल बॉन्ड। तो एक करेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो ऑब्वियसली 3 रॉन्ग मिलने ही चाहिए हमें। एडेनिन पैर्स विथ थाइमिन विथ 3 बॉन्ड्स, रॉन्ग। फिर एडेनिन डज नॉट पैर विथ थाइमिन, ये भी गलत। एडेनिन पैर्स विथ थाइमिन विथ 2 बॉन्ड्स। ओके, With scientists experimentally proved that DNA is the sole genetic material in bacteria। कौन से साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि DNA is a genetic material but through bacteriophage। बैक्टीरियोफेज को किसने यूज किया था आपका, जैकब मोनार्ड, बीडल, टॉटम, विल्सन एंड स्टॉल, हर्शी एंड चेस। जो बैक्टीरियोफेज को जिसने हुआ था रेडिएक्टिव बैक्टीरियोफेज किस में यूज हुआ था, रेडिएक्टिव टेक्निक में, और रेडिएक्टिव टेक्निक किया था हर्शी एंड चेज ने। उन्होंने क्या किया था, रेडिएक्टिव सल्फर डाला था, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है तो प्रोटीन आपका रेडिएक्टिव हो गया।
फिर रेडिएक्टिव फॉस्फोरस डाला था, तो आपका प्रोटीन किधर है, फॉस्फोरस किधर है, डीएनए में, तो डीएनए आपका रेडिएक्टिव हो गया। तो क्या जा रहा है प्रोजेनी में वो देखने के लिए फिर वापस प्रोजेनी के अंदर स्कैन किया, तो हमें मिला कि रेडिएक्टिव डीएनए है, क्योंकि रेडिएक्टिव मटेरियल मतलब हम दिखता है रेडिएक्टिव मटेरियल थ्रू, आप अगर आप सही टेक्निक लगा के देखो तो रेडिएक्टिव मटेरियल दिखता है, इसीलिए रेडिएक्टिव मटेरियल यूज़ किया था किसने, हर्शी एंड चेस। इस क्वेश्चन को इन लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि अनइक्विवोकल, ये स्टेटमेंट, ये वर्ड है, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय हर्शी एंड चेस, ये भी बोल सकते हैं। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। देखो पहले तो आपको पता रहना चाहिए प्यूरिन्स क्या है, ओके। तो अगर ये नहीं पता कि प्यूरिन्स क्या है, तो फिर भी आप थायमीन ये वाला ऑप्शन दोनों नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि थायमीन ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पे देखो, थायमीन दोनों में नहीं पाया जाता है, एक में थायमीन एक में यूरासिल, तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। बट प्यूरिन्स देखो, प्यूरिन्स अगर ये बात करें तो उसका मतलब होता है एडेनिन और गुआनिन, एडेनिन गुआनिन आर प्यूरिन्स, और बाकी जो तीनों बचे साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिलिक एसिड, वो यूरासिल, वो सब हो गया आपके पिरिमिडिन्स। कैसे याद रखना, देखो अगर आपने स्ट्रक्चर देखा रहेगा एडेनिन और गुआनिन का, दीज आर टू हेट्रोसाइक्लिक रिंग, टू साइक्लिक रिंग बोल रहा, टू साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, टू साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर्स है ये, ओके। तो इनका स्ट्रक्चर बड़ा है, नाम छोटा है प्यूरिन्स, और आपका पिरामिड्स देखोगे तो उनका नाम बड़ा है बट साइकिल एक ही है, उनके अंदर एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर है पिरामिड्स में। तो आप ऐसे याद रखना है कि प्यूरिन्स किसका नाम होगा, जिसमें अंदर दो रिंग्स होंगे, दो रिंग्स किसमें, एडेनिन और गुआनिन पे। ये एडेनिन शायद एडेनिन का दिया है हमें, इसमें नहीं, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में आपको दिया है स्ट्रक्चर शायद एडेनिन का, ओके। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर प्यूरिन्स कौन होंगे, जिसका नाम छोटा है, मतलब उसमें ज़्यादा रिंग्स रहेंगे, ज़्यादा रिंग्स किसमें, एडेनिन और गुआनिन, उसमें डबल रिंग है, और बाकी पिरामिडिन्स में नाम बड़ा है तो एक एक रिंग रहेगा सब में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल सेल। मोस्ट अबंडेंट आरएनए इज द राइबोसोमल आरआरएनए, इट मेक्स अप 80 to 85%, सबसे मिनिमम रहता है एमआरएनए, आई थिंक सो एमआरएनए सबसे कम रहता है, okay. The final proof of DNA as a genetic, final proof, equivocal proof, Hershey and Chase tick कर दो directly, okay. DNA fragments are negatively charged, neutral तो नहीं रहते, either नहीं positive, they are negatively charged, no doubt in that, okay. Association of histone H1 with the nucleosome indicates DNA replication is occurring. DNA is condensed into chromatin fiber. The DNA double helix is exposed. Transcription is occurring. एसोसिएशन ऑफ H1 प्रोटीन क्या होगा, H1 प्रोटीन का एसोसिएशन का मतलब क्या है, देखो डीएनए रेप्लिकेशन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, डबल हेलिक्स इज नॉट एक्सपोज्ड इन दिस केस, क्योंकि डीएनए ऑक्टामर जो रहेगा, ऑक्टामर इसके पीछे पीछे और एक रहेंगे, इसके बाजू में 2/3 टर्न्स बना के डीएनए आता है इधर, फिर वापस और एक न्यूक्लियोसोम में 2/3 टर्न बनाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ पे रहता है आपका H1 डीएनए ऑक्टामर। H1 डीएनए इधर आ गया, इसका मतलब ये और बाइंड हो रहा है, तो डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर, दिस इंडिकेट्स दिस, ओके। क्योंकि जब भी हम लोग हिस्टोन्स की बात कर रहे हैं तो वो लोग बाइंड करके उसको कंडेंस करने की जा रहे हैं, कंडेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, तो बाकी कोई भी ऑप्शन में कंडेंस करके नहीं दिया है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, लॉजिकली आप ये टिक कर दो। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA इज नोन एज पॉलीजोम, ये जो कि हमारे इसमें नहीं पाया जाता, इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया, पॉलीजोम है, मतलब बहुत सारे RNAs mRNAs, बहुत सारे राइबोसोम्स टू अ सिंगल mRNA, मतलब उनका पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है ना, मतलब एक ही जीन में एक ही पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है, जो एक mRNA बहुत सारे प्रोटीन्स को कोड करता है, तो अलग अलग जगह पे आपको RNA मिला बाइंड हुआ दिखेगा इसमें, तो वो पॉलीजोम, उसको पॉलीजोम बोलते हैं। राइबोसोम बहुत सारे हैं तो पॉलीजोम। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट्स एक्सेप्ट, ये अभी दिया है, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, नो इट शुड नॉट बी, एक्सेप्ट बोले हैं तो यही आ गया आपका 16 का ए वुड बी द आंसर। बाकी सब पढ़ लो, प्रोवाइड स्कोप फॉर चेंज रिक्वायर्ड इन एवोल्यूशन, एबल टू एक्सप्रेस इन मेंडेलियन कैरेक्टर, एबल टू जनरेट रेप्लिका, ओके, बाकी सब करेक्ट है। In a sea urchin DNA which is double stranded, 17% of bases are cytosine. Again देखो वही क्वेश्चन आ गया 80 at चर्चगेट वाला, अगर साइटोसिन 17% है तो गुआनिन भी 17% रहेगा बाय डिफॉल्ट। एंड देखो आप कैलकुलेट भी मत करो, ये दो ऑप्शन तो गए, इसमें देखो 16, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, चारगास रूल फॉलो होगा क्या इसमें, नहीं, दिस वुड बी योर आंसर, तो ऑप्शन नंबर 17 का आ जाएगा बी, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दोनों अलग अलग होने नहीं चाहिए, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए, आरएनए को कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल। डायरेक्टली मेरा नजर उधर ही है चारगाफ रूल पे, क्योंकि चारगाफ रूल क्या बोलता है, जितना एडेनिन उतना गुआनिन, और जितना जितना एडेनिन उतना थाइमिन, और जितना ये गुआनिन उतना साइटोसिन। ये दोनों हो गए आपके प्यूरिन्स और ये हो गया पिरिमिडिन्स। ओके, बट इसमें एप्लीकेबल क्यों नहीं? देखो, एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए में आपको पैरिंग नहीं कराना है। ओके, तो इसमें समझो, इसमें आपके 3 ए हो सकता है, 2 टी हो सकता है, सी हो सकता है, जी हो भी नहीं सकता। ऐसा अगर समझो मैंने एक एमआरएनए मान लिया, तो एमआरएनए की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें एप्लीकेबल है ही नहीं चारगाफ रूल, क्योंकि चारगाफ रूल बोलता है कि जितने ए होने चाहिए उतना है कि इधर ए 3 है, इधर 2 टी है, सी है, जी है ही नहीं। ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री मतलब चारगाफ रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। ओके, बाकी सब देखो, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस तो है इसमें, 3 फॉस्फोरिलिक ये सब एंड भी है, क्योंकि एडेनिन और गुआनिन नाइट्रोजनस बेस में ये तो पाया जाएगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पैरिंग इज ऑल्सो देयर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पैरिंग? क्योंकि देखो, आप टीआरएनए का स्ट्रक्चर्स देखोगे, टीआरएनए, बट इसमें आरएनए बोला है ना, तो आपको सारे आरएनएस कंसिडर करने होंगे। टीआरएनए का स्ट्रक्चर आप देखोगे अगर कुछ ऐसा रहता है, लूप लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं यहाँ पे। ये लूप लाइक स्ट्रक्चर्स क्यों है और ये स्ट्रेट ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों, ये पता है कि आपको शायद नहीं पता रहेगा। तो देखो, इन दोनों के बीच में जो है नाइट्रोजन बेस, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं एक दूसरे के। ये जो लीनियर पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो लीनियर पार्ट दिख रहा है, इतना लीनियर पार्ट विदाउट एनी लूप्स वाला, तो उसमें जितने बेसेस है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, तो ये आपस में स्ट्रैंड हो जाते हैं, जैसे डीएनए स्ट्रैंड पैरेलल हो जाते हैं वैसे हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है ये लूप्स में कुछ भी कॉमन नहीं है पैरिंग के लिए, तो ये लूप्स बन जाते हैं। तो इसमें भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पैरिंग होता है। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पैरिंग इससे भी नहीं पता है, तो आप ये सोच रहे हो ना कि टीआरएनए के जो एंटी कोडॉन्स हैं वो एमआरएनए के कोडॉन से बेस पैर करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ए रहेगा तो टी, मतलब समझो ATC रहेगा, तो उसका उल्टा टी तो नहीं आएगा, हाँ टी आएगा। ओके, सी की जगह पे जी, ऐसा ये कोडॉन है तो ये एंटी कोडॉन आएगा। तो इस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पैरिंग भी तो होता है उनमें। फिर ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर्ड किया? आपका फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उसने पहली बार वो निमोनिया वाला एक्सपेरिमेंट सबसे पहला इसने ही किया ट्रांसफॉर्मेशन की। कुछ तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डीएनए हो रहा है, प्रोटीन हो रहा है, वो तो बाद में पता चला दूसरे एक्सपेरिमेंट में। ओके, यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन द आरएनए, यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज अ। देखो, यहाँ पे आपका नॉमेनक्लेचर का थोड़ा नॉलेज यूज कर लिया कि उन्होंने बोला कि ये क्या है, यूरिडीन ऐसा नाम दे दे, ये क्या है। तो आपको अगर पता रहेगा, फर्स्ट सेकंड पेज पे आपको दिया है कि अगर सिर्फ नाइट्रोजन, ये तो गलत हो गया, जो आपका ये शुगर है, एडेनिन, गुआनिन, ये सब नाइट्रोजनस बेसेस हैं। शुगर के साथ अगर आपका नाइट्रोजनस बेस आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरिडीन। ओके, फिर उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा तो उसको बोलेंगे यूरिडिलिक एसिड। तो ये न्यूक्लियोसाइड है आपका, न्यूक्लियोटाइड इसके जुड़ने के बाद आएगा। तो यूरिडीन, एडिनोसिन, गुआनोसिन, उनमें सीन आता है, इसमें आइन आएगा। ओके, यूरिडीन, थाइमिडीन, साइटिडीन, ये सब न्यूक्लियोसाइड है आपका। तो ये नॉलेज हो गया आपका कंसेप्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज नाइट्रोजनस बेस दिस, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस। अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड ये है जो कि बोल रहा है ATCTG, डीएनए का स्ट्रैंड, उसका आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। तो हम इसका आरएनए बनाए तो एक जगह क्या आ जाएगा आपका, थाइमिन आना चाहिए, बट थाइमिन होता है क्या आरएनए में? यूरासिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन इज मोर स्टेबल, या तो इसको याद रखिए, थाइमिन इज 5 मिथाइल यूरासिल। मुझे लग रहा है मैंने ऊपर कहीं तो गलती किया है, यहाँ पे देखो, ये आपका एंटी कोडॉन है तो इसमें थाइमिन नहीं आएगा, यू आ जाएंगे इसमें, और यू भी यू आ जाएगा, क्योंकि ये टीआरएनए, ये एमआरएनए, आरएनएज में यू रहता है, ये गलती किया था मैंने। तो थाइमिन इज 5 मिथाइल यूरासिल, तो इट इज़ अ यूरासिल डेरिवेटिव। यूरासिल से और ज़्यादा स्टेबल है, जब मिथाइल ग्रुप उसमें 5 पोजीशन पे ऐड करोगे तो थाइमिन बनेगा। तो ये डीएनए वाला है, आपको ये पता रहना चाहिए कि थाइमिन डीएनए में आएगा। फिर इसके यहाँ पे ए, इसके यहाँ पे जी, और इसके यहाँ पे वापस टी की जगह पे ए, और इसके यहाँ पे वापस सी, तो ये कुछ आ जाना चाहिए। ओके, तो 21st का वुड बी द बी ऑप्शन, वही मुझे दिख रहा है कि ये ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट।
द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम, देखो वापस, बट इसमें अलग उन्होंने पूछी है अनइक्विवोकल प्रूफ किधर से आया, मतलब कौन से बैक्टीरिया यूज किया, वायरॉइड फंगाई किसको यूज किया, बैक्टीरियोफेज, एंड बैक्टीरियोफेज इज व्हाट, बैक्टीरियल वायरस, ओके बैक्टीरियल वायरस है वो। What are those structures that appear as a beads on a string on a chromosome when viewed under electron microscope? Those are nucleosomes. Nucleosomes on a, मतलब मैंने बोला था nucleosomes ऐसे ऐसे लिंक रहता है, तो beads on a string के ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो वो nucleosomes है, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेंट्रल डॉगमा फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा बाकी सब करेंगे, देखो HIV में क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है, सबसे पहले बोलो, ये तो आंसर हो गया पर एक्सप्लेन करना चाहिए कि आपको कैसे आया। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है कि DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन, बट ओवर हियर इन दिस वी नो इट हैज, क्योंकि इसको रेट्रोवायरस भी बोलते हैं, HIV कॉजिंग रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्यों होता है, रेट्रो मतलब देखो पुरानी चीज़ है, रेट्रो म्यूजिक, रेट्रो सॉन्ग, वो सब पुरानी चीज़ है वैसे। तो रेट्रोवायरस में क्या होता है, DNA रिवर्स होके RNA रिवर्स होके DNA बनाता है वाया द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके। यहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्टेज मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलेगा जो RNA से DNA बनाएगा। तो इधर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं होता है, ओके। विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ न्यूक्लियर, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इज रॉन्गली मैच्ड, ओके। यूरासिल थाइमीन पिरिमिडीन से करेक्ट है, यूरासिल साइटोसिन पिरिमिडीन से करेक्ट है, एडेनिन गुआनिन प्यूरिन है, थाइमीन और एडेनिन प्यूरिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। मतलब इस केस में ऑप्शन नंबर डी वुड बी रॉन्ग, बट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इन द DNA molecule the total amount of purine nucleotide and pyrimidine nucleotide is not always same, okay। फिर there are two strands which run parallel in the direction, they run parallel नहीं, they run anti-parallel, okay। तो B ऑप्शन तो नहीं आएगा यहाँ पे, okay। the portion of adenine in relation to thymine varies with all, नहीं, दोनों सेम रहने चाहिए, ओके। देर आर टू स्ट्रैंड्स विच रन एंटी पैरेलल 1 5 to 3 अदर 5, देखो ये सबसे बेस्ट आंसर आ गया। तो मुझे जो फर्स्ट वाले में डाउट था वो भी गलत हो गया, तो प्यूरिन्स और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड और पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड नॉट ऑलवेज इक्वल, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपको ये पता नहीं करना है कि ये मतलब रीजंस क्या है उसके गलत होने का। अगर आपको सबसे बेस्ट स्टेटमेंट मिल गया, मुझे 100% श्योर है कि यही करेक्ट है, क्योंकि यही है एंटी पैरेलल वाला, मैंने ऊपर बोला था, तो वो लॉजिक से ये तो करेक्ट आ ही गया, तो ऊपर वाला ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा बाय डेफिनेट, ओके। The length of the DNA molecule greatly exceeds the dimension of the nucleus in eukaryotic cells. How is the DNA accommodated? Okay, तो वो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ DNA 2.2 मीटर है, बट हमारा न्यूक्लियस का साइज एंगस्ट्रॉन्ग्स में है, तो कैसे होता है सुपर कॉइलिंग इन न्यूक्लियोसोम्स। DNA इज डाइजेशन नहीं होता है, थ्रू एलिमिनेशन ऑफ रिपीटेटिव DNA, नो। डिलीशन ऑफ नॉन एसेंशियल, ये सब तो बेकार की बातें हैं। सुपर कॉइलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम वुड बी द करेक्ट। The sequential expression of a set of human genes, a sequential expression of set of human genes, messenger RNA, DNA sequence, transfer RNA and ribosome. What is this? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको, ऐसा कौन सा इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेट ऑफ जीन्स के लिए मतलब सेट ऑफ सीक्वेंशियल जीन्स के लिए काम आता है। तो हमें पता है DNA सीक्वेंस इज द मेन, मतलब DNA सीक्वेंस से ही mRNA बनेगा, mRNA से आपका tRNA जुड़ के राइबोसोम जुड़ के आपका प्रोटीन बन जाएगा। तो द मेन सीक्वेंशियल set of human genes is DNA sequence only. During transcription, RNA polymerase holoenzyme binds with the gene promoter and assumes like a saddle-like structure. What is its binding? देखो ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बट इट्स अ टाटा बॉक्स। ये टाटा बॉक्स होता है, ये अलग अलग बॉक्स रहते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा करके, जहाँ पे हमारे यहाँ पे टाटा बॉक्स होता है, काटा बॉक्स होता है, ऐसे सब वेरियस बॉक्सेस है, बट ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन देखो 2007 का है, तो बट टाटा बॉक्स इज द आंसर, ओके। सो इसके आगे का हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले में, ओके।